आप सभी श्रोताओं का इस नई गहरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बहुत उत्साहित हूं क्योंकि आज का हमारा विषय उन सभी लोगों से जुड़ा है जो डिजाइन और इंजीनियरिंग की दुनिया में काम करते हैं। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जो रोजमर्रा के काम को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। हाँ, आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है स्केच से शॉप फ्लोर तक डिजाइन वर्कफ्लो का आधुनिकीकरण। और आज हमारा जो मुख्य मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे आज के इस बेहद तेज और प्रतिस्पर्धी बाजार में स्पीड और एफिशिएंसी कोई लग्जरी नहीं रह गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वे अब बुनियादी जरूरतें हैं। एकदम सही। तो एक शुरुआती स्केच को कागज से उठाकर उसे कैड मॉडल में ढालकर और फिर असल में कारखाने के फ्लोर यानी शॉप फ्लोर तक पहुंचाने का जो सफर है, उसे कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, यही हमारा आज का फोकस है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम इस एंड टू एंड वर्कफ्लो को आधुनिक बनाने की बात करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, अगर हम इसे गहराई से देखें तो एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सिर्फ काम को जल्दी निपटाना नहीं है। मतलब स्पीड जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। तो फिर असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी और क्वालिटी सुनिश्चित करना। ऐतिहासिक रूप से हमने देखा है कि डिजाइन टीम और मैन्युफैक्चरिंग टीम के बीच एक अदृश्य दीवार हुआ करती थी। डिजाइनर्स अपना काम खत्म करके उसे मैन्युफैक्चरिंग वालों की तरफ बस उछाल देते थे। हाँ, और फिर शुरू होता था कंफ्यूजन। मुझे लगता है इसी दीवार को गिराने की बात हम कर रहे हैं। बिल्कुल। जब एक बेहतरीन वर्कफ्लो लागू होता है तो उसका सीधा सा अर्थ है कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट के एक फेज से दूसरे फेज में बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी रुकावट के जा रहे हैं। जब ये साइलोस टूटते हैं तो कम्युनिकेशन बेहतर होता है और गलतियों की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि वे गलतियां आगे चल के लाखों का नुकसान कर सकती हैं। अब जो स्रोत हमने देखे हैं उनमें इस वर्कफ्लो ऑप्टिमाइजेशन के 3 मुख्य फायदों पर बहुत जोर दिया गया है। जी, ये 3 फायदे काफी महत्वपूर्ण हैं। पहला है डाउन टाइम में कमी, मतलब खाली समय को कम करना और जो प्रोडक्टिव घंटे हैं उन्हें बढ़ाना। दूसरा फायदा है एनहांस्ड कोलैबोरेशन, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के कारण टीमों के बीच बेहतर तालमेल होता है। और तीसरा है बढ़ी हुई चपलता, जिसे हम एजिलिटी कहते हैं। हाँ, चपलता, बाजार की मांगों के अनुसार तेजी से बदलाव करने की क्षमता। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में। ये तो हुई थ्योरी की बात। जमीनी स्तर पर वर्कस्टेशन पर बैठे एक इंजीनियर के लिए ये असल में कैसे काम करता है? ये जानकारी थोड़ी भारी लग सकती है। ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। बोर्डरूम में एजिलिटी जैसे शब्द अच्छे लगते हैं, लेकिन उस इंजीनियर से पूछिए जो अपनी स्क्रीन पर लोडिंग कर्सर को घूर रहा है। अरे हाँ, वो गोल गोल घूमने वाला कर्सर। बिल्कुल। वर्क स्टेशन पर बैठे इंजीनियर के लिए आधुनिकीकरण का सीधा मतलब है उस लोडिंग कर्सर का गायब हो जाना। इसे समझने के लिए हमें उस काम को देखना होगा जहां सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, फाइल प्रोसेसिंग। डेटा कन्वर्जन वाला फेज। जी, पुराने समय में जब एक डिजाइनर को मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइल्स एक्सपोर्ट करनी होती थी तो सिस्टम पूरी तरह से फ्रीज हो जाता था। और डिजाइनर को बस इंतजार करना पड़ता था। हाँ, बस कॉफी पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहीं पर बैकग्राउंड फाइल प्रोसेसिंग जैसी तकनीकें एक बहुत बड़ा रिलीज बनकर आती हैं। इससे तो मैं सच में गेम चेंजर कहूंगी। अगर हम इसकी तुलना पहले के समय से करें तो ये जमीन आसमान का फर्क है। उदाहरण के लिए हमारे स्रोत में सॉलिडवर्क्स का एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया गया है। जी, वो बड़ी असेंबली वाला उदाहरण। हाँ, मान लीजिए कि कोई डिजाइनर सॉलिडवर्क्स में एक बहुत ही भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स मशीनरी की असेंबली पर काम कर रहा है। अब उसे फाइल कन्वर्जन के लिए अपना काम रोकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो उस टास्क को बैकग्राउंड में डाल देता है और जब तक वो प्रोसेस हो रहा है वो डिजाइनर किसी अन्य प्रोजेक्ट या उसी प्रोजेक्ट की किसी दूसरी सब असेंबली पर काम करना जारी रख सकता है। ये तो सीधे तौर पर उत्पादकता को दुगना कर देता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये क्षमता सिर्फ सिंगल फाइल्स तक सीमित नहीं है। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के साथ साथ बैच प्रोसेसिंग की अवधारणा इस वर्कफ्लो का एक और बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। बैच प्रोसेसिंग मतलब एक साथ कई चीजों को प्रोसेस करना। एकदम सही। इंडस्ट्री में डिजाइनर्स को अनगिनत पुनरावृत्ति वाले कार्य या रिपीटेटिव टास्क करने पड़ते हैं। बैच प्रोसेसिंग बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे समान कार्यों को एक साथ समूहित करके निष्पादित करना। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं जो स्रोत में मेंशन किया गया था? हाँ, जैसे बल्क फाइल कन्वर्जन, जहां आप एक साथ कई फाइलें बदलते हैं, या फिर सिमल्टेनियस अपडेट्स,
मान लीजिए एक स्टैंडर्ड नट या बोल्ट की स्पेसिफिकेशन बदल गई है और वो 500 अलग-अलग ड्राइंग्स में इस्तेमाल हुआ है। बाप रे, 500 फाइल्स को मैन्युअली खोलना, अपडेट करना, फिर सेव करना, इसमें तो किसी का पूरा हफ्ता निकल जाएगा। और बीच में किसी फाइल के छूट जाने का रिस्क भी रहता है। हाँ, ह्यूमन एरर। बिल्कुल। बैच प्रोसेसिंग इसी मैनुअल हैंडलिंग को पूरी तरह से खत्म कर देती है। आप रूल सेट करते हैं और सॉफ्टवेयर उन 500 दस्तावेजों में एक साथ वो अपडेट लागू कर देता है। जो काम हफ्तों लेता था वो मिनटों में हो जाता है। और थकान के कारण होने वाली मानवीय भूल की संभावना भी शून्य हो जाती है। ये एक्यूरेसी और स्पीड का कॉम्बिनेशन वाकई शानदार है। और स्पीड की बात चली रही है तो विजुअलाइजेशन और रेंडरिंग परफॉर्मेंस पर भी बात करनी चाहिए। रेंडरिंग तो हमेशा से एक चुनौती रही है। हाँ। पहले लोग सिस्टम को रात भर रेंडरिंग के लिए छोड़ देते थे, लेकिन आज सटीक विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो क्लाइंट प्रेजेंटेशन के लिए हो या आंतरिक समीक्षा के लिए। तेज रेंडरिंग का सीधा मतलब है कम इंतजार। और रेंडरिंग अब सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये इंजीनियरिंग का टूल है। उच्च गुणवत्ता वाले या हाई फिडेलिटी विजुअल्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वे डिजाइन की खामियों को शुरुआत में ही पकड़ने में मदद करते हैं। वायर फ्रेम में जो चीजें छिप जाती हैं वो रेंडर में साफ दिख जाती हैं। बिल्कुल। अगर किसी मैकेनिकल पार्ट में मामूली सा क्लियरेंस इशू है तो एक सटीक रेंडर में वो इंटरफेरेंस तुरंत पकड़ा जा सकता है। इससे गलतियों का जोखिम कम होता है, जो आगे चलकर बहुत पैसा बचाता है। और जब कॉम्प्लेक्स पार्ट्स की बात आती है तो असेंबली मैनेजमेंट और मैट हैंडलिंग को हम कैसे भूल सकते हैं। सॉलिडवर्क्स जैसे कैड सॉफ्टवेयर में जटिल असेंबलियों को प्रबंधित करना एक बड़ी चुनौती होती है। आज के प्रोडक्ट्स में दसियों हजार पार्ट्स हो सकते हैं। हाँ, अगर असेंबली मैनेजमेंट सुव्यवस्थित नहीं है तो सिस्टम लैग करने लगता है। सुव्यवस्थित असेंबली मैनेजमेंट और तेज मेट हैंडलिंग पुर्जों को व्यवस्थित करना आसान बनाते हैं। इससे रेफरेंस टूटने पर आने वाले वो लाल रंग के एरर्स काफी कम हो जाते हैं। ये स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, खासकर जब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि असेंबली के बाद आता है ड्राइंग जनरेशन। और आज हम देख रहे हैं कि ऑटोमेशन कैसे 2D ड्राइंग और दस्तावेजीकरण के इस उबाऊ काम को संभाल रहा है। ड्राफ्टिंग और डायमेंशनिंग शायद ही किसी इंजीनियर का पसंदीदा काम हो। बिल्कुल नहीं। ऑटोमेटेड BOM जनरेशन, स्टैंडर्ड व्यूज का प्लेसमेंट, ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो इस काम को आसान कर रहे हैं। इससे डिजाइनर्स अपना समय अधिक रचनात्मक और स्ट्रेटेजिक कार्यों में लगा सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले कहा, ऑटोमेशन मानवीय भूलों की संभावना को कम कर देता है। मैन्युफैक्चरिंग लाइन पर होने वाली ज्यादातर गलतियां इनकंसिस्टेंट 2D ड्राइंग्स के कारण ही होती हैं। एक गलत टॉलरेंस पूरी मशीनिंग प्रोसेस को रोक सकती है। सही कहा। जब 3D मॉडल का डेटा 100% एक्यूरेसी के साथ 2D शीट पर आता है तो मैनुअल रीवर्क ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो अब तक हमने तकनीक की काफी बात कर ली। चलिए अब इसके असली दुनिया पर प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। समय और गलतियों की बचत असल में कैसे काम करती है। अगर हम इसे बिजनेस के नजरिए से देखें तो सटीकता बढ़ने से डिजाइन की खामियां कम होती हैं। जब मैनुअल रीवर्क कम होता है तो उसका सीधा असर प्रोजेक्ट की समय सीमा और लागत पर पड़ता है। तो चलिए स्रोत में दिए गए उस रियल वर्ल्ड सिनेरियो को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। हफ्तों की बचत का ये गणित आखिर है क्या? शुरुआत करते हैं शुरुआती डिजाइन चरण से। शुरुआती चरण में बैकग्राउंड प्रोसेसिंग और बेहतर असेंबली मैनेजमेंट से डिजाइनर्स का रोजाना समय बचता है। ये हर हफ्ते कई घंटों की सीधी बचत में बदल जाता है। मतलब सिर्फ बैकग्राउंड प्रोसेसिंग से ही हम हर हफ्ते घंटों बचा रहे हैं। फिर आता है रेंडरिंग और विजुअलाइजेशन। वहां तेज रेंडरिंग से रियल टाइम फीडबैक मिलता है, जिससे रिवीजन साइकिल बहुत छोटा हो जाता है। जो अप्रूवल हफ्तों में लेता था वो दिनों में हो रहा है। और फिर तीसरा स्टेप असेंबली और डॉक्यूमेंटेशन, जहां ऑटोमेशन मैनुअल काम को कम कर देता है और वहां दिनों की बचत होती है। 100 पार्ट्स की डिटेलिंग जो कई दिन लेती थी अब घंटों में हो जाती है। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ मिला देते हैं, घंटों की बचत फिर दिनों की बचत, तो अंत में ये डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में से पूरे हफ्तों का समय कम कर देते हैं। बिल्कुल। और टाइम टू मार्केट को तेजी से घटाते हैं, जो कि आज के बाजार में सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। अगर आप जल्दी प्रोडक्ट लाते हैं तो आप जीतते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो स्रोत में डिजाइनर्स के लिए 4 बहुत ही व्यवहारिक और लागू करने योग्य सुझाव दिए गए हैं ताकि वे अपनी उत्पादकता तुरंत बढ़ा सकें। मैं उन सुझावों को सुनना चाहूंगी। पहला सुझाव है कैड ऑटोमेशन टूल्स का लाभ उठाएं। जो रूटीन कार्य हैं उनके लिए अपने सॉफ्टवेयर में मौजूद टूल्स का पूरा उपयोग करें। ज्यादातर लोग उन फीचर्स को एक्सप्लोर ही नहीं करते। ये तो सच है, हम बस वही इस्तेमाल करते हैं जिसकी हमें आदत होती है। दूसरा सुझाव क्या है? दूसरा है सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें।
नवीन संस्करणों में लेटेस्ट परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट होते हैं जो सिस्टम के लैग को दूर कर सकते हैं। हाँ, वो रिमाइंड मी लेटर वाला बटन दबाने की आदत छोड़नी होगी। सही बात है। तीसरा सुझाव है बैकग्राउंड प्रोसेसिंग का उपयोग करना। इसे अपनी आदत बनाएं ताकि आप एक साथ कई प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकें। मतलब इससे सिर्फ बड़ी फाइल्स के लिए बचा कर ना रखें, रोजमर्रा के काम में शामिल करें। और आखिरी सुझाव, चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव, ट्रेनिंग में निवेश करें। आपने हाई एंड सॉफ्टवेयर तो ले लिया, लेकिन नए फीचर सीखने से ही उत्पादकता बढ़ती है। टीम को अप टू डेट रखना बहुत जरूरी है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मुख्य संदेश यही है कि तेज गति वाले उत्पाद डिजाइन की दुनिया में प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए वर्कफ्लो को आधुनिक बनाना ही एकमात्र रास्ता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पुरानी प्रक्रियाओं से चिपके रहना अब कोई विकल्प नहीं है। प्रक्रियाओं को लगातार विकसित करना होगा। स्केच से शॉप फ्लोर तक का जो रास्ता है उसे अब बाधाओं से मुक्त होना ही होगा। ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। लेकिन स्रोत सामग्री की इस पूरी नींव पर आधारित एक विचार मेरे मन में आ रहा है, जिस पर हमने अभी तक सीधे तौर पर चर्चा नहीं की है। वो क्या है? जरा सोचिए, यदि ऑटोमेशन, बैच प्रोसेसिंग और बेहतर कैड सॉफ्टवेयर भविष्य में सभी तकनीकी और दोहराए जाने वाले कार्यों को पूरी तरह से संभाल लेते हैं, तो आने वाले दशक में एक डिजाइनर की मुख्य भूमिका क्या रह जाएगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या सॉफ्टवेयर की अचूक दक्षता के इस दौर में मानवीय कल्पना और अमूर्त रचनात्मकता ही एकमात्र ऐसी चीज बचेगी जो इंसान को मशीनों से अलग करेगी? मुझे लगता है ये एक ऐसा प्रश्न है जो डिजाइन और इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, हमें अपनी भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करना ही होगा। हम श्रोताओं को इस विचार पर स्वयं मंथन करने के लिए प्रेरित करते हुए आज की इस गहरी चर्चा का यहीं समापन करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।